नमस्कार। हिंदी कहानी हमेशा से तमाम उतार चढ़ावों से भरी रही है। संवेदना के स्तर पर देखें, भाषा या बोली के स्तर पर देखें और रिश्तों या समाज के स्तर पर देखें, हर कहानीकार की अपनी अपनी दृष्टि रही है। वहाँ जीवन है, समाज है और रिश्ते हैं, निजी अनुभव भी है। राजनीतिक कहानियों का भी अपना एक चरित्र होता है और वह घटना प्रधान भी होती हैं और विचार प्रधान भी। बावजूद इसके साहित्य की यह विधा तमाम आलोचनाओं के घेरे में रही है। अभिव्यक्ति में आज बात करते हैं कहानी की इसी दुनिया की, भारतीय और खासकर हिंदी कहानीकारों की, और साथ ही चर्चा करेंगे हाल ही में गुजरे वरिष्ठ साहित्यकार ज्ञान रंजन की भी। तो चलते हैं अभिव्यक्ति के आज के सफर पर। जब भी हम कहानियों की बातें करते हैं तो हमें दादी नानी की कहानियाँ याद आती हैं। वो जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ और लोक कथाएं याद आती हैं जो बचपन से हमने सुनी और जिन्हें सुनकर हम बड़े हुए। दरअसल कहानी हिंदी साहित्य का हमेशा से ही एक अहम हिस्सा रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः सामाजिक चेतना, भाषाई विकास और जनजीवन के अनुभवों से जुड़ा है। इसी साहित्यिक विकास यात्रा और इतिहास में कहानी विधा ने समय समय पर नए रूप, नई दृष्टि और नई वैचारिक दिशा पाई। कहानी न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का जरिया बनी, बल्कि समाज के बदलते स्वरूप, मानवीय संवेदनाओं और सत्ता संरचनाओं की गहन पड़ताल का मजबूत औजार भी रही। अगर हम बात करें हिंदी कहानी की, तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं लोक कथाओं, दंत कथाओं और मध्यकालीन आख्यानों में मिलती हैं। ये कथाएं बेशक आधुनिक अर्थों में कहानी ना हो, लेकिन कथावाचन की परंपरा, कथानक और चरित्र निर्माण का आधार इन्हीं से विकसित हुआ। हालांकि आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत 20वीं सदी से मानी जाती है, जब हिंदी गद्य अपने परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था और समाज औपनिवेशिक शासन, सामाजिक सुधार, आंदोलनों और राष्ट्रीय चेतना से गुजर रहा था। इसी दौर में आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी कहानी का वास्तविक जनक माना जाता है। उन्होंने कहानी को नैतिक उपदेशों और आदर्शवाद से निकालकर यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। दरअसल कहानी का स्वभाव मूलतः लोकतांत्रिक होता रहा है। यह आम आदमी के अनुभवों, पीड़ा, संघर्ष और सपनों को आवाज देती है। ग्रामीण जीवन से लेकर महानगरीय अकेलेपन तक, जाति, वर्ग, लिंग के सवालों से लेकर सत्ता और पूंजी के दबावों तक, कहानी हर उस जगह पहुंचती है जहां मनुष्य और समाज आमने सामने होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों से लेकर आज की नई पीढ़ी तक, कहानी ने साहित्य को अभिजात्य दायरों से निकालकर जन सरोकारों से जोड़ा। जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की यात्रा की, तो उसमें कहानी विधा ने न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति को नया आयाम दिया है, बल्कि समाज की जटिलताओं, अंतर्विरोधों और संघर्षों को भी सबसे गहराई के साथ सामने रखा है। कविता जहां भावनाओं की सघनता का माध्यम रही, वहीं उपन्यास ने व्यापक सामाजिक परिदृश्य रचे। कहानी ने कम शब्दों में जीवन की गहरी सच्चाइयों को पकड़ने का काम किया। इसी कारण हिंदी साहित्य में कहानी को सबसे जीवंत और परिवर्तनशील विधा माना जाता है। प्रेमचंद की ही बात करें तो उनकी तमाम कहानियां और उपन्यास चर्चित रहे हैं। कफन, पूस की रात, सदगति जैसी कहानियों का जिक्र तो अक्सर होता ही है, क्योंकि उसमें किसान, मजदूर और दलित जीवन की त्रासदियां हैं। प्रेमचंद और उनकी परंपरा ने कहानी को सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध दिया, जहां साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हस्तक्षेप का माध्यम बना। 30 और 40 के दशक में प्रगतिशील लेखक आंदोलन ने हिंदी कहानी को वैचारिक दिशा दी। यशपाल, भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर, राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखकों ने वर्ग संघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद विरोध को कहानी के केंद्र में रखा। इस दौर की कहानी राजनीतिक रूप से सजग थी और समाज परिवर्तन की आकांक्षा से भरी हुई थी। कहानीकार सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होकर वंचित वर्ग की आवाज बने। दरअसल सिर्फ प्रेमचंद पर बात करना बेमानी हो सकती है, क्योंकि उस दौर की स्थितियां और हो सकती हैं
और शायद इसीलिए नई कहानी आंदोलन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। लेखकों में वैचारिक प्रतिबद्धता, जन सरोकारों से जुड़कर मानवीय संवेदनाओं को सामने लाने की कोशिशें भी सामने आईं। तमाम वामपंथी लेखक संगठनों के उदय, आपसी खींचतान और अहंकार, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की आदत और खुद को सबसे बड़ा समझने की प्रवृत्ति ने कहानी के संसार को नुकसान भी पहुंचाया। और अब तो पुस्तक मेलों की संस्कृति से लेकर साहित्यिक उत्सवों की धूम और पुरस्कारों की राजनीति ने कहानीकारों के भीतर के इस अहंकार को और बढ़ा दिया है। बहरहाल लौटते हैं कहानी पर और बात करते हैं 50 से 60 के दशक में नई कहानी आंदोलन की। इसने कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई दी। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा जैसे कहानीकारों ने व्यक्ति के अकेलेपन, मध्यवर्गीय कुंठाओं और नैतिक संकटों को अपनी कहानी में उभारा। यहाँ राजनीति खुले तौर पर तो नहीं थी, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दबाव व्यक्ति की चेतना में भीतर ही भीतर मौजूद थे। यह दौर बताता है कि राजनीतिक यथार्थ केवल नारों से नहीं बल्कि व्यक्ति की टूटन और बेचैनी से भी अभिव्यक्त हो सकता है। 1970 के बाद हिंदी कहानी में दलित और स्त्री विमर्श ने निर्णायक हस्तक्षेप किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अपने अनुवादों के जरिए मराठी साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले, काशीनाथ सिंह, मुद्रा राक्षस जैसे लेखकों ने जाति व्यवस्था की क्रूरता को कहानी का विषय बनाया। स्त्री कहानीकारों में मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग ने पितृसत्ता और स्त्री अस्मिता के साथ साथ देह मन के सवालों को निर्भीकता से उठाया। कहानी अब केवल समाज का आईना नहीं बल्कि सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने का औजार बन गई। अगर बात राजनीतिक कहानियों की करें तो इसकी भी एक सशक्त परंपरा रही है। यह परंपरा सत्ता, शासन, दमन, फांसीवादी प्रवृत्तियों और लोकतंत्र के क्षरण को केंद्र में रखती है। भीष्म साहनी की कहानियां सांप्रदायिकता और विभाजन की त्रासदी को राजनीतिक संदर्भ में रखती हैं। बाद के दौर में असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, संजीव, उदय प्रकाश जैसे कहानीकारों ने नव उदारवादी नीतियों, भ्रष्टाचार, मीडिया राजनीति, गठजोड़ और सांप्रदायिक उभार को कहानी का विषय बनाया। राजनीतिक कहानी यहाँ केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि सत्ता की विचारधारा की आलोचना है। आज का कहानीकार एक जटिल समय में लिख रहा है जहाँ बाजार, सोशल मीडिया, पहचान की राजनीति और वैचारिक ध्रुवीकरण हावी है। समकालीन हिंदी कहानी में संजीव, प्रियमवद, पंकज मित्र, अखिलेश, गीतांजलि श्री, अनामिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ जैसे लेखक लेखिकाएं नए शिल्प और नए विषयों के साथ सामने आए हैं। डिजिटल युग में कहानी ने नए माध्यम पाए हैं, लेकिन साथ ही पाठक समाज के समेटने और साहित्य के हाशिए पर जाने की चुनौती भी है। आज का कहानीकार केवल लेखक नहीं बल्कि समय का साक्षी है। उसकी भूमिका सवाल उठाने, सत्ता के झूठे आख्यानों को तोड़ने और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की है। राजनीतिक कहानी आज और भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर पड़ रही हैं और असहमति को अपराध बताया जा रहा है। हिंदी कहानी उस दौर में प्रतिरोध की भाषा गढ़ रही है, कभी व्यंग से, कभी यथार्थ की कठोर प्रस्तुति से। जाहिर है ऐसे दौर में जब सत्ता प्रतिष्ठान हर जगह हावी हो, महिमा मंडन की संस्कृति साहित्य में तेजी से नजर आ रही हो, गहरी विचार शून्यता का असर साहित्य में दिख रहा हो, ऐसे में प्रतिरोध का साहित्य तेजी से आकार ले रहा है और एक ऐसा खेमा तेजी से उभर रहा है जिस पर साहित्य के आज के दौर का पूरा दारोमदार है। जरूरत बस यही है कि राजनीति और आपसी प्रतिद्वंदिता को हटाकर अगर साहित्यकार सत्ता के इस खेल को समझे तो साहित्य और खासकर कहानियां आज भी मजबूती से एक नई राजनीतिक चेतना का विकास कर सकती हैं। हिंदी कहानी की जब भी बात होती है, ज्ञानरंजन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पहल जैसी पत्रिका का लगातार इतने सालों तक संपादन करने वाले पेशे से अध्यापक रहे और साथ ही मशहूर कहानीकार के तौर पर पढ़े जाने वाले ज्ञानरंजन का जाना हिंदी कहानी जगत की एक बड़ी क्षति है। हाल ही में मशहूर कवि विनोद कुमार शुक्ल ने भी साथ छोड़ दिया था। हिंदी साहित्य जगत और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बड़ा शून्य है। पहले बात कर लेते हैं ज्ञानरंजन की।
हिंदी साहित्य जगत के लिए किसी साहित्यकार का अपनी उम्र तकरीबन पूरी करके चले जाना कोई खास मायना बेशक न रखता हो, लेकिन आज के दौर में भी जब उस पीढ़ी के लेखकों साहित्यकारों की चर्चा होती है या उनके रचना संसार की बात होती है तो एक बड़ा शून्य तो नजर आता ही है। आज लेखक भले ही थोक के भाव में पैदा हो रहे हों, लेकिन जो दृष्टि, संवेदनशीलता और वैचारिक प्रतिबद्धता उस दौर के लेखकों में थी वो आज कतई नहीं मिलती। चाहे वह हाल ही में गुजरे विनोद कुमार शुक्ल की बात करें या फिर ज्ञानरंजन की। आखिर क्यों उस पीढ़ी के रचनाकार की एक किताब रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बिकती है और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसा उपन्यास 1 लाख कॉपी के ऊपर बिक जाता है। आज बेशक बाजारवाद के इस दौर में बेस्ट सेलर जैसे पैमाने गढ़ दिए गए हों, लेकिन क्यों ज्ञानरंजन की एक कहानी घंटा उन्हें चर्चित कर देती है या फिर पहल जैसी साहित्यिक पत्रिका उन्हें एक खास मुकाम तक पहुंचा देती है। बेशक इनमें कुछ तो होगा जो आज के कहानीकारों में नहीं है। अगर विनोद कुमार शुक्ल के अंतिम दिनों को छोड़ दें तो उनकी रचनाओं में या उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता में कोई खास फर्क कभी नजर नहीं आया। साधारण तरीके से रहते थे, एक संवेदनशील लेखक थे, आखिरी वक्त तक लेखन में सक्रिय रहे और सबसे बड़ी रॉयल्टी मिलने के बाद रमन सिंह जैसे पुराने भाजपाई से भी हाथ मिलाने में नहीं सकुचाए। यह उनके व्यक्तित्व की सरलता कह लीजिए या फिर आखिरी वक्त में आया उनके भीतर का ढुलमुलपन। लेकिन ज्ञानरंजन आखिरी वक्त तक अपनी जिद, अपने वैचारिक प्रतिबद्धता पर अड़े रहे। उनके सपनों की पत्रिका पहल बगैर किसी सरकारी मदद के भले ही 125 अंक निकलने के बाद नहीं छप सकी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से समझौता करने से इनकार कर दिया। ज्ञानरंजन प्रगतिशील थे और ये मानते थे कि प्रगतिशीलता में वैचारिक टकराहट होती ही रहती है, लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है और एक साहित्यकार को उससे दूर रहना चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए। ज्ञानरंजन हिंदी कहानी के उस दौर के लेखक थे जिसने साहित्य को विचारधारा से जोड़ा, लेकिन उसे प्रचार में नहीं बदला। वे नई कहानी आंदोलन के बाद की उस पीढ़ी से थे जिसने मध्यवर्गीय जीवन, राजनीतिक मोहभंग और सामाजिक पाखंड को तीखी लेकिन संतुलित दृष्टि से देखा। ज्ञानरंजन ने बेशक 25 कहानियां ही लिखी हों, उनकी 6 किताबें ही आई, लेकिन पहल जैसी पत्रिका ने सैकड़ों नए और स्तरीय लेखक पैदा किए। पहल में छपना एक लेखक के साहित्यकार बन जाने की गारंटी माना जाने लगा। जबलपुर उनकी कर्मस्थली रही। 1960 से वह वहीं रहे। अध्यापन के साथ साथ 1973 से पहल पत्रिका भी निकाली और जबलपुर में साहित्यिक माहौल बनाया। दरअसल उनके भीतर 60 के पहले तक का इलाहाबाद बसा था। काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और उनकी वह चौकड़ी बसी थी जो साहित्य की एक अलग धारा बनाती थी। प्रगतिशीलता की वह जिद बसी थी जो उन्हें कहीं न कहीं हरिशंकर परसाई से मिली थी। उनके कम लेखन की वजह से शायद पुरस्कार भी उन्हें कम ही मिले, लेकिन उनकी छवि अंत समय तक एक बेहतरीन और स्तरीय संपादक की तो बनी ही रही। बेशक आज दौर बदल चुका है, साहित्य में भी वह बात रही नहीं। व्यावसायिकता की दौड़ में साहित्य का पूरा स्वरूप बदल गया हो। लेखकों की भी नई फौज आ गई है जिसमें से ज़्यादातर का मकसद पुरस्कार पाना, लगातार किताबें छपवाना और अपने बारे में चर्चा करवाने के साथ ही मौका परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं। उनमें ज़बरदस्त वैचारिक शून्यता है। ऐसे में ज्ञानरंजन और विनोद कुमार शुक्ल सरीखे साहित्यकार याद तो किए ही जाएंगे। और अब अलग अलग शहरों में पिछले दिनों हुए कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक देख लेते हैं अपने सेगमेंट हलचल में। पुस्तक मेलों की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में 2026 का विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। भारत मंडपम में चल रहे इस मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। किताबों, विचारों और संस्कृतियों के इस भव्य उत्सव की थीम इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75 रखी गई है। विश्व पुस्तक मेले के इस 53वें संस्करण में 35 से ज्यादा देश और 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रही हैं। तमाम स्टॉल्स पर नियमित साहित्यिक कार्यक्रम और गोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद मच गया जब कार्यक्रम में आमंत्रित एक वरिष्ठ साहित्यकार को कुलपति ने कार्यक्रम से बाहर कर दिया। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल और एक अतिथि साहित्यकार मनोज रूपड़ा के बीच तीखा संवाद हो गया। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। ये कार्यक्रम समकालीन हिंदी कहानी बदलते जीवन संदर्भ विषय पर आयोजित किया गया था। कुलपति जब विषय से भटककर अपनी कहानियां सुनाने लगे तो साहित्यकार रूपड़ा ने उन्हें विषय पर बोलने के लिए बेहद सभ्य भाषा में टोका। इस पर कुलपति भड़क उठे और साहित्यकार को परिसंवाद छोड़कर जाने को कहा और कुलपति से बात करने की तमीज सिखाने लगे। राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन साहित्य अकादमी नई दिल्ली एवं हिंदी विभाग गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। लखनऊ में पिछले दिनों बंगाली रंगमंच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 59वीं प्रकाश चंद्र घोष स्मृति अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता के दौरान बंगाली भाषा के कई मशहूर नाटक पेश किए गए। बंगाली क्लब और युवक समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं विनोद कुमार शुक्ल की एक मशहूर कविता के साथ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसीलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे।